Yesterday we saw the case of शाहबानो, और शाहबानो का केस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर गई और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर ये पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना। एक बार फिर हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में करीब 33-34 साल के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर पहुंचता है और फिर संसद उस पर कार्रवाई करती है एक कानून के द्वारा। तो आज हमारे कॉन्क्लूडिंग सेशन में, जहां हम लोग कल शाहबानो के बारे में बात किए थे, आज हम लोग शायरा बानो के बारे में बात करेंगे। शायरा बानो केस। शायरा बानो केस जो है वो, उसका मुद्दा है तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत का मतलब होता है ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक कहना, या कहिए तलाक ए बिद्दत एक यूनिलैटरल, एब्रप्ट और इरिवोकेबल फॉर्म ऑफ डाइवोर्स है। तलाक ए बिद्दत जो हम लोग कल चर्चा किए थे, वो आपका एक तरफा, अचानक और अपरिवर्तनीय रूप से ये तलाक है। मैं एक तरफा पति पत्नी को कहेंगे और ये अचानक हो जाता है, तुरंत हो जाता है, और एक बार ये ट्रिपल तलाक कह दिया गया शब्द तो फिर ये वापस नहीं हो सकता है, शादी टूट ही जाती है। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट में फिर एक वाक़या आया जो कि ट्रिपल तलाक, तलाक ए बिद्दत के मुद्दे पर था। इसमें हुआ क्या कि शायरा बानो की शादी अप्रैल 2001 में एक इलाहाबाद के प्रॉपर्टी डीलर जिनका नाम था रिजवान अहमद, उनसे शादी हुई थी। और शायरा बानो के अनुसार वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी, घरेलू हिंसा हुआ करता था उनके साथ, फिजिकल टॉर्चर, शारीरिक उत्पीड़न भी दिया जाता था शायरा बानो के पति द्वारा, शायरा बानो के ससुराल द्वारा, जैसा कि शायरा बानो का कहना था। उनको कई दिनों तक कमरे में बंद कर दिया जाता था। उनके ससुराल पक्ष और पतिदेव दहेज में कार मांगते थे और ज़्यादा धन मांगते थे। और शायरा बानो के पिता के, चूँकि वो एक सरकारी नौकरी में थे और निम्न सरकारी नौकरी में थे, निम्न स्तर पे थे, लोअर रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, तो उतना ज़्यादा उनके पास धन नहीं होता था कि दहेज की मांग को पूरा करें। काफ़ी उन पे अत्याचार होता था। उनको भूखे प्यासे कमरे में बंद कर दिया जाता था दिनों तक। तो ये वाकया शायरा बानो खुद वो कह रही थी। एकाएक अक्टूबर 2015 में शायरा बानो को एक स्पीड पोस्ट से चिट्ठी आया और उसमें डिवोर्स नोट था, मतलब उसमें 3 तलाक शब्द ये दिए हुए थे। तो तलाक के बिद्दत के जो शब्द होते हैं उस स्पीड पोस्ट वाली चिट्ठी में, नोट में लिखा हुआ था। तलाक हो गया। और शायरा बानो के 2 बच्चे थे, एक 11 साल का और दूसरा 13 साल का, और दोनों बच्चों को भी शायरा बानो से दूर कर दिया गया और वो पति के कस्टडी में आ गए। अब शायरा बानो ये चाहती थी
कि तलाक ए बिद्दत का जो कानून है उसके विरोध वो संघर्ष करें। और उनका ये जर्नी, उनका ये स्ट्रगल मामूली नहीं था, क्योंकि एक तरफ शरीयत कानून था, दूसरा तरफ पुरुष वर्चस्व समाज था। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, भारतीय समाज आज भी मेल डोमिनेंट है। तो पुरुष वर्चस्व वाले समाज के अधीन रहकर उनको संघर्ष करना पड़ा। कुछ लोग उनको बीजेपी का एजेंट मानने लगे और एकाएक ये बात सुर्खियों में आ गई, क्योंकि उसी समय 2017 का विधानसभा इलेक्शन होने वाला था उत्तर प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट सायरा बानो पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंची तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य बोले कि आप शरीयत के खिलाफ जा रहे हैं, आप इस्लाम के खिलाफ जा रही हैं, तो आप अपने केस को वापस ले लीजिए। लेकिन सायरा बानो झुकी नहीं और सुप्रीम कोर्ट में ये अपने बातों को रख दी। सुप्रीम कोर्ट 2017 में निर्णय आया कि ये ट्रिपल तलाक जो है, तलाक ए बिद्दत जो है, ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और फिर से शाह बानो के केस की तरह सायरा बानो केस में भी ये बात संसद में आ गई और संसद में आपका एक नया बिल आया जिसका नाम था मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, जिसका बिल का नाम था मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक। यह 2017 में आया, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2017। याद रखिएगा, ये 2017 वाला बिल लोकसभा से तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। फिर दोबारा 2 दिसंबर 17, 2018 में इस बिल को लोकसभा में दोबारा रखा गया और फिर 2019 में यह राज्यसभा से भी पारित हो गया। भारत के राष्ट्रपति से भी उनको अनुमोदन मिल गया और फिर ये एक कानून, एक एक्ट ये बन गया। तो चूंकि 2018 में दोबारा इसको पेश किया गया था, इसीलिए इस बिल का कानून का नाम है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2018, ना कि 2017, ना कि 2019। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक। इसमें जो 2018 में कानून और न्याय मंत्री थे, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर मिस्टर रविशंकर प्रसाद, यही ये बिल जो है आपके पार्लियामेंट में, संसद में, लोकसभा में पेश किए। और इस बिल के अनुसार तलाक ए बिद्दत या तलाक जो तुरंत हो, जो अपरिवर्तनीय हो, जो एक बैठक में ही फैसला हो जाए, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इस बिल में तलाक ए बिद्दत या कुछ और तलाक जैसा प्रक्रिया जिसमें कि तुरंत हो, अपरिवर्तनीय हो, इस तरह का जो तलाक हो, उस चीज को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मीन्स
As per this bill, तलाक-ए-बिद्दत or any sort of talaq that has its pronouncement in only one sitting, the practice that is unilateral, the practice that is irrevocable, the practice that is very quickly was declared void. और इस बिल के द्वारा तलाक ए बिद्दत एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, एक ये संज्ञेय अपराध हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कॉग्निजेबल ऑफेंस? संज्ञेय अपराध का मतलब क्या होता है? संज्ञेय अपराध का मतलब यह होता है कि ऐसे स्थिति में यदि कोई अपराध संज्ञेय हो, यदि कोई अपराध जिसको कि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलेंगे, तो पुलिस ऑफिसर जो हैं ऐसे अभियुक्त को अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट का। बिना वारंट का वो अरेस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा, एफआईआर लॉन्च होगा। लेकिन एफआईआर लॉन्च कौन कर सकता है? या तो वो महिला, द मैरिड वुमेन अगेंस्ट हुम तलाक हैज बीन डिक्लेयर्ड, वो महिला जिसके विरुद्ध तलाक की बिद्दत किया गया हो, या उस महिला के रिश्तेदार, रिलेटिव ऑफ दैट लेडी। कैसे रिलेटिव? जो कैसे रिश्तेदार? तो रिश्तेदार को दो श्रेणी में डाला गया है। एक खून के द्वारा रिश्ता, ब्लड रिलेशनशिप, मतलब उनके मायके के तरफ से, और दूसरा मैरिज रिलेशनशिप, शादी के कारण जो भी रिश्तेदारी हो, तो वो भी रिश्तेदार जो है महिला के प्रतिनिधित्व करते हुए एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। अब ऐसे स्थिति में बात पहुंच जाती है मजिस्ट्रेट के पास। पुलिस स्टेशन से आपको बेल नहीं मिलेगा, बेल मिलेगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। और मजिस्ट्रेट जब संतुष्ट हो जाए कि हाँ ऐसा कोई उपाय है, ऐसा कोई मुद्दा है जिनके आधार पर, ऐसा कोई ग्राउंड है जिसके आधार पर इनको बेल दे दिया जाए, तो वो बेल दे दी जाएगी। ये जो ऑफेंस है कंपाउंडेबल भी है। कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि इसमें समझौता की गुंजाइश है। यदि महिला केस आगे बढ़ाने से मना कर दे और आपस में समझौता कर ले, सेटलमेंट कर ले, तो ये केस जो है कंपाउंड हो सकता है। इसमें इस बिल के अनुसार जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, द वुमेन अगेंस्ट हुम तलाक हैज बीन मेड, वो एलिमनी के भी हकदार है। उनको अलाउंस भी मिलेगा, उनको गुजारा भत्ता भी मिलेगा। और कितना गुजारा भत्ता होगा वो मजिस्ट्रेट तय करेंगे। जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे जो हैं महिला के, उनका कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी जो है महिला के पास ही रहेगा। तो ये थे मुख्य तथ्य आपके मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक के, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2018 के ये मुख्य तथ्य थे। और लोकसभा में 2018 में पेश किया गया, राज्यसभा जाते जाते जुलाई 2019 हो गया, और 2019 में ही भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई इस बिल पे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द असेंट, और फिर ये एक आपका कानून, एक एक्ट ये बन गया।
लेकिन चूंकि 2019 में बना, लेकिन इस एक्ट का प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव था। इस कानून का प्रभाव पूर्व व्यापी था। कहने का मतलब कि हालांकि ये 2019 में अस्तित्व में आया, लेकिन इसके दायरे में 2018 से जो भी केस चल रहा हो, इसके दायरे में आ जाएगा। तो यही आपका ये विधेयक था। अब देखिए कि इससे क्या फायदा हुआ। यदि हम लोग समाज के ऊपर फायदे की बात करें तो इस विधेयक से क्या फायदा हुआ। इस विधेयक से फायदा यह हुआ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में संसद के जरिए बदलाव किया गया। सुप्रीम कोर्ट में बात आई, सुप्रीम कोर्ट तलाक की बिद्दत, ट्रिपल तलाक गैर कानूनी घोषित कर दी, असंवैधानिक घोषित कर दी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दी, इलीगल घोषित कर दी। फिर ये मैटर आ गया पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट क्या की, सुप्रीम कोर्ट का आधार लेके मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव कर दी। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको आगे फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा फायदा ये हुआ कि इस मुहिम से ये बहुत सुर्खियां बटोरी। ये न्यूज़ सारा बानो का केस शाह बानो की तरह बहुत ही ये सुर्खियों में आया, और ये सुर्खियों में आने से क्या फायदा हुआ कि आप फिर से नागरिक संहिता की शुरुआत आप मान सकते हैं। फिर द स्टेज वॉज सेट टू स्टार्ट डिस्कशन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि महिला की सम्मान, मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न से इस कानून के द्वारा एक आजादी मिला। तो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द सेल्फ रिस्पेक्ट, टुवर्ड्स द लिबर्टी of Muslim women, whom you can say this tradition was from medieval ages. लेकिन इसमें एक तकनीकी पेच भी है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि आप हिंदू समाज में देखेंगे कि घरेलू हिंसा के नाम पे, दहेज के नाम से, डाउरी के आधार पर बहुत सारा झूठा केस भी दर्ज किया गया है। तो इस केस में भी, इस तरह के एफआईआर में भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कोई अपना कोई पर्सनल, ये हो सकता है कोई पर्सनल अपने खुंदस निकालने के लिए इस तरह का केस कर दे, जो कि हम लोग डाउरी सिस्टम में, डाउरी दहेज के आधार पर देखते हैं बहुत सारे झूठे केस भी दायर होते हैं। तो ये इसकी तकनीकी मसला है जिसको भी हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। एक आपको हम मेल किए थे कल रात में, नोट्स आप लोग को मेल किया गया था, जिसमें कि हम लोग शाह बानो केस और सायरा बानो केस का अंतर बताए थे। ये जो डिफरेंस है कि शाह बानो केस और सायरा बानो केस में किस मुद्दे पे चुनौती दी गई थी। तो हम लोग जानते हैं कि शाह बानो में गुजारा भत्ता के लिए बात की गई थी, उसकी इस बात को चुनौती दी गई थी। लेकिन सायरा बानो में तलाक़े बिद्दत को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में शाह बानो का केस 1981 में पहुंचा, सायरा बानो का केस 2016 में पहुंचा। शाह बानो केस में